आज हमारे साथ हैं हुरून लिस्ट पे 7वें नंबर पे खड़े मिस्टर गुलाब चंद धानी। यूपी में 7वें नंबर पे है। आगरा जो कि ताज नगरी है, इसमें सर 1 नंबर पे है। भाई बचपन अगर कहोगे तो बहुत ही गरीबी में बीता है। तो एक कक्षा बनियान में हम लोग खेलते थे और स्कूल जाते थे। मैं पहला एग्जाम देने गया तो 10 बार नकल में पकड़ा गया, क्योंकि हम सिंधियों के खून में मेहनत रही है। सारी आपकी फैमिली वही दर्द देखा जो 10 लाख सिंधी कम्युनिटी, हाँ, उसमें हमारे दो घर बार छोड़ के, जमीन जायदाद छोड़ के जीरो हो गए यहाँ पे। जीरो, मतलब रेफ्यूजी कैंप से और ताज होटल तक का सफर अगर आपको देखे तो एक सपने से कम नहीं लगता। टू डू लिस्ट जो लोग आज बनाते हैं, 77 में बनाते हैं, 77 में बनाता, और एक दिन की नहीं अगले हफ्ते की बनाते हैं। अगले हफ्ते की बनाता। डिसिप्लिन लाइफ का पहला अध्याय है। फेलियर रहा है और फेलियर रहना हर आदमी के जीवन में जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस अगर आता है आप सबसे इसमें आपको मदद करेगी आपकी धर्मपत्नी। क्या बात। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए शेयर करें जितना हो सके अपने नियर एंड डियर से, ताकि उसका पालन करें। हमने वर्क हार्ड किया है। वर्क हार्ड। हमारे समय में स्मार्ट वर्क नहीं था। मन में मतभेद होते हैं पर मन भेद नहीं। क्या ये सफलता है। आपने एक मांगा था, 4 दे दी। डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी, टीम वर्क। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं हुरून लिस्ट पे 7वें नंबर पे खड़े मिस्टर गुलाब चंद धानी। यूपी में 7वें नंबर पे है। आगरा जो कि ताज नगरी है, इसमें सर 1 नंबर पे है, और पूरे हिंदुस्तान में 537 नंबर पे है। सर आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो ACW कनेक्ट के ज्वेल्स पे। आप आए, हमारी खुशकिस्मती, और जो भी आपका ज्ञान है, जो नॉलेज है, आज आप हमारे साथ साझा करें, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। थैंक यू अमित जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं गुलाब लधानी आगरा से, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अनुभव फील हो रहा है आपके साथ। फिर हम स्टार्ट करते हैं सर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। सर का कोकोला बॉटलर का ऑफिशियल प्लांट है। इनका ताज होटल भी है आगरा में। रिन्यूएबल एनर्जी में भी सर काम करते हैं। सर ये सारे बिजनेस चीजें आपकी हो गई। एज अ पर्सन व्हाट इज मिस्टर गुलाब लधानी? हम कैसे आइडेंटिफाई करें गुलाब लधानी क्या स्पेशलिटी है? गुलाब लधानी एक सिंपल बिजनेसमैन जो इस शांति से और एक हिसाब से धीरे से आगे बढ़ना चाहता है, टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर। यही हमारा एक नाम है। सिंपल मैन जो टीम को बिलीव करते हैं, फैमिली बिलीव करते हैं। बहुत अच्छी बात है इसका। सर आज आप 7वें पायदान पे खड़े हैं पूरे यूपी में। यूपी जो एक हमारी कंट्री सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें आप 7वें नंबर पर खड़े हैं। कैसा फील होता है उस पायदान पे आके? बहुत अच्छा फील होता है, पर मैं सरप्राइज हूँ कैसे 7वें नंबर पे आ गया। मुझे खुद भी ताज्जुब होता है। ह्यूमिलिटी है सर ये आपकी। ये तो कहना ह्यूमिल, आप यू आर बीइंग एक्सट्रीमली हम्बल बाय सेइंग दैट। आपने जरूर मेहनत करी है, उसके लिए शायद तन मन धन सब लगाया, इसलिए आप खड़े हैं यहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं, मेहनत तो बहुत करी और दिन रात नहीं देखा जब एज थी, और उसी का नतीजा है मेहनत, ईमानदारी से आगे बढ़े, और आज हम उसका नतीजा भी देख रहे हैं। राइट सर, अगर आपकी जर्नी को 4 पार्ट में ब्रेक करें, बचपन, जवानी, उसके बाद ग्रे सॉर्ट एंड पेपर वाली मिडिल एज, और लास्ट में जो आज आप खड़े हैं, जहाँ आपके पास एम्पल ऑफ नेटवर्किंग है, एम्पल ऑफ फंड्स, एम्पल ऑफ एवरीथिंग है, तो इस चारों फेजेस में हम कैसे डिफाइन करें कब आपने कैसा किया, आपका कैसा बचपन रहा, कैसे जवानी दिन रहे, कैसे ये साम्राज्य बना आपका? भाई बचपन अगर कहोगे तो बहुत ही गरीबी में बीता है। हमें जो यूपी के प्राइमरी स्कूल होते थे, हम शुरू में वहाँ हमने 4th तक एजुकेशन पाई, और उस समय इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छे कपड़े पहन सके। तो एक कक्षा बनियान में हम लोग खेलते थे और स्कूल जाते थे। उसके बाद 4th क्लास के बाद थोड़ा सा पैसा आया तो हम कॉन्वेंट में एजुकेशन ली हमने। क्लास 5th और 6th हमने कनूसा कॉन्वेंट अयोध्या से किया जी। और उसके बाद जो है, ये तो हमारा फर्स्ट क्लास। उसके बाद हमारे दोनों बड़े भाई
सचानंद लधानी और लक्ष्मण दास लधानी, वो बहुत ही मेहनती थे। और मैं समझता हूँ 19 और 20 साल में वो बड़े भाई पहले गए कमाने, उसके बाद लक्ष्मण भाई भी हमारे बाहर वेस्ट बंगाल की तरफ कमाने गए। पिताजी हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते थे पार्टीशन से पहले वेस्ट बंगाल में। सो उनके साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया, शुरू में नौकरी की, उसके बाद तब हमारे पास पैसा आया और सेकंड एज हमारी थी जिसमें हमें थोड़ा पैसा आया। बड़े भाइयों ने ईंट भट्ठे खोले, ये सन बात है 69। अयोध्या में उन्होंने लक्ष्मण दास लधानी ने 2-3 भट्ठे खोले जो चलाते गए। फिर मैंने ग्रेजुएशन 74 में कर लिया। फिर अचानक बड़े भाई ने कहा कि मुझे काम मिला है धनबाद में, तो लक्ष्मण भाई मेरे को सारे ईंट भट्ठे बगैर नॉलेज के छोड़ के चले गए। मैंने कहा भैया मैं LLB कर रहा हूँ। बोला LLB तो ऐसे ही हो जाती है बगैर पढ़े। बहुत सो मैंने बोला भैया ऐसे कैसे आती है? कह रहे एनीवे, मैं एग्ज़ाम के दिन थे, मैं पहला एग्ज़ाम देने गया तो 10 बार नकल में पकड़ा गया। क्या मतलब बैक बेंचर्स के लिए असली बात है। देखिए बैक बेंच पे नकल करने वाले भी पहली बार नकल किया क्योंकि पढ़ा नहीं था, क्योंकि बिजनेस का बोझ आ गया था मेरे ऊपर। तो पहली बार मैंने नकल की और 10 बार की, 10 बार पकड़ा गया। फिर मुझे हालांकि टीचर ने कुछ नहीं बोला। फिर ये हुआ कि भाई पढ़ाई और बिजनेस में से एक को चुनना है। बिल्कुल ठीक। सो एनीवे फिर मैंने ईंट भट्ठे का बिजनेस चुना। ये बात है 74 की। जी। बड़े भाई अचानक 1 हफ्ते की नोटिस पे बिजनेस मेरे ऊपर छोड़ के चले गए। जी। क्योंकि हम सिंधियों के खून में मेहनत और मेहनत रही है। सो मैंने बड़े भाई से टिप्स लिए, उसके हिसाब से अपने ईंट भट्ठे चलाने लगा। और सन 74 में मैंने ईंट भट्ठे संभाले। 75-76 में आके फिर यूपी में कोल्ड स्टोरेज के अच्छा बिजनेस होने लगा। राइट। तो बड़े भाई दोनों धनबाद में थे, उन्होंने बोला कुछ नया करो। तो हम चूंकि एक टीम वर्क, भाइयों का टीम वर्क था, उन्होंने कहा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस अच्छा चला है उसको करो। तो हमने पहला कोल्ड स्टोरेज अयोध्या में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज जी हमने 60,000 बोरे का सन 76 में बनाया। जी। अब कोल्ड स्टोरेज हमारा चल रहा था। इन द मीन टाइम हम भी शहर में जाने पहचाने हो गए। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस, उस समय सिनेमा हॉल कोल्ड स्टोरेज अच्छे बिजनेस होते थे जी। और उस समय फिर शाम को ऐसे ही बैठे तो फिर ये जर्नी आगे बढ़ी। और उसके बाद जो है, चूँकि शाम को हमें अच्छी इवनिंग पास करने का, दोस्तों के साथ बैठने का शौक था जी। सो हम शाम को दोस्तों के साथ रोज अपनी महफिल बैठते थे। 1-2 ड्रिंक, एक मॉडर्न ड्रिंक लेते थे, ज़्यादा नहीं, 1-2 ड्रिंक लेते, उसमें बिजनेस की बातें होती थी, अच्छी बुरी सब बातें होती थी जी। इन द मीन टाइम 80 के दशक में हमारे पास ऑफर आया कि भाई थम्स अप लिम्का जो पार्ले प्रोडक्ट है उसकी यूनिट गोरखपुर में लग रही है। पर गोरखपुर उस समय माफियों का गढ़ था जी। माफियाओं के गढ़ की वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको अयोध्या में भी लगा सकते हैं जी। सो इन द मीन टाइम हमारे बड़े भाई जो धनबाद में थे वो वहाँ बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहे थे, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर बिहार और बंगाल में। ओके। पर फिर उन्होंने, उनके यहाँ माफियाओं का राज था बिहार में जी। उसकी वजह से उन्होंने कहा गुलाब अब हमें ये बिजनेस छोड़ना है। फिर पार्ले के एक रिप्रेजेंटेटिव जो अयोध्या में फैक्ट्री लगाने आए थे, मिस्टर राकेश भाटिया, वो एक ब्रेड फैक्ट्री लगाने आए थे। क्योंकि फैजाबाद अयोध्या अयोध्या ही फैजाबाद है, फैजाबाद ही अयोध्या है। जी। अब इसका नाम पर्यटकों के अयोध्या जी। तो मुझे कहा भाई अगर आप इस फैक्ट्री को, वो ब्रेड फैक्ट्री लगाने आए थे, उन्होंने कहा कि अगर ये आप लगा सकते तो लगाओ। तो मैंने बड़े भाई को, उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, फोन किया, इस तरह से ऑफर मिल रहा है जी। तो उन्होंने कहा इस पर स्टडी करो। और उसके बाद हमने उस बिजनेस को सर्वे किया। सो बड़े भैया को मैंने कहा भैया कि इस प्लांट में लागत तो 1.5 करोड़ के आसपास है जी। पर ये है कि ब्लैक पे बिकता है जी। थम्स अप और लिम्का उस समय 2 रुपए पर पेटी ब्लैक पे बिकता था जी। मैंने कहा इसको बहुत है। बोला उन्होंने सेल कितनी हो रही है? और वो जो इलाका था वो बहुत पिछड़ा हुआ था जी। जिसमें सारे पिछड़े, कोई बड़ा जिला नहीं था जी।
उन पिछले जिलों में हमें अयोध्या में प्लान का ऑफर मिला था जी। और जब हमने सर्वे किया तो उसकी सेल आती थी 1,60,000 जी। और हमारा ब्रेक इवन आता था 4.5 लाख पेटी केस बेचने में जी। एक केस 24 बॉटल का होता था। राइट। बड़े भैया को हमने बताया, फिर भी बड़े भैया ने कहा गुलाब उसको मेरे से मिलाओ, उसको धनबाद लेके आओ। जी। वो भी हमारी वर्क देखना चाहते थे, मिस्टर राकेश भाटिया जी। पाल लेंगे, उसको हम धनबाद ले गए। धनबाद के बाद फिर लक्ष्मण भैया फैजाबाद आते रहते थे जी। उन्होंने भी इन चीज़ों को देखा और उनके राकेश भाटिया के साथ मिले और इस तरह राकेश भाटिया को मैं धनबाद लेके गया। अयोध्या से एक ट्रेन जाती थी, सुबह हम लोग धनबाद पहुंचे, वहाँ पर बड़े भैया राकेश जी ने हमारा बिजनेस देखा जो कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 था। हम उस समय करीब 5 करोड़ का काम कर रहे थे सन 80 के दशक जी। और वहाँ पर हमने 15 ईंट भट्ठे लगाए थे जो कि कोयला नगर बन रहा था, धनबाद का सबसे बड़ा नगर। जी। उसमें हमने ईंटों की सप्लाई का टेंडर ले रखा था जी। और हमें करीब 25-30 करोड़ ब्रिक्स देनी थी जी। तो उस समय जो है उन्होंने बिजनेस देखा, फिर हमें कहा कि आप दोनों पार्ले ऑफिस बॉम्बे आ जाएं जी। जो हमारे रमेश चौहान जी का था जी। ये सन 80 दशक की बात है। मतलब आप पहले शुरुआत में ईंट भट्टों से सीधे कोल्ड स्टोरेज, फिर कोल्ड स्टोरेज और कोका बॉटल, फिर ये थम्स अप, इतना ट्रांजिशन ये विदिन 5-6 इयर्स ही हुए। हाँ जी। 76 में मेरी शादी हुई जी। उसके बाद जो है हमने हम पहले रिफ्यूजी क्वार्टर में रहते थे, जी। वहां से हमने अपना मकान बनाया। 76 में वहां शिफ्ट हुए, उसी नए मकान में मेरी शादी हुई। उसके बाद जो है फिर ये चेंजेस आते गए। 76 में नो लुकिंग बैक, उसके बाद तो मुझे लगता है उसके बस बाद जर्नी वाज हाँ लाइक बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ तो पहले साल ही हमने जब ये प्लांट लगाया 83 में हमारा प्लांट स्टार्ट हो गया 240 बॉटल पर मिनट का। जी। कोका कोला चूंकि 1977 में जा चुकी थी जी। जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से, जी। और उस समय कैंपा कोला नंबर 1 होता था दिल्ली का, जी। पर वो दिल्ली तक सीमित था। कोका कोला का पहला जो वापसी हुई तो आपके थ्रू हुई है? कोको कोला जो है वो वापसी हमारे थ्रू हुई इंडिया में सन 70 के बाद 93 में। 93 में। हाँ ओके। वो हमारे थ्रू। मतलब पहले कोका कोला के बॉटलर्स आफ्टर 70 इयर्स आप रहे। हाँ उस समय पे भी नाम वृंदावन एग्रो ही था आपका? नहीं, हाँ उस समय वृंदावन वृंदावन एग्रो। हाँ। राइट। ये जर्नी जैसे आपने कहा कि आपने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करी है, तो क्या आप भी पार्टीशन के वक्त 47 में सिंध पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे? हमारे पिताजी तो बहुत पहले आए थे, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल। ठीक। जो IIT का गढ़ है जी। IIT अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे जी, है। जी। पिताजी वहाँ काम करते थे जी। और उसके बाद फैमिली हमारी 77 में आए। बड़े भैया उस समय थे 7 साल के, जब हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान 47 में आए। बड़े भैया की उम्र 7 साल थी और लक्ष्मण भैया की उम्र 4 साल थी, वो दोनों वहाँ थे। आप सारी आपकी फैमिली वही दर्द देखा जो 10 लाख सिंधी कम्युनिटी, हाँ उसमें हमारे दो जब घर बार छोड़ के, सब, जमीन हाँ। जायदाद छोड़ के जीरो होके यहाँ पे, जीरो हो गया। और जो भी जर्नी है आपकी ये उस दिन से, जब उस दिन आपके पास कोई लैंड नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं घर में, कुछ नहीं, उसके बाद जो जर्नी, सारी जर्नी वहां से हम लोग स्टार्ट की। बिल्कुल। तो आप लोग उस समय का बता पाएंगे उस समय क्या दर्द रहे होंगे जो सब कुछ छोड़ के आ गए? कैसे बचपन बीता, कैसे जो यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश लोग हैं जिनके पास घर मकान खाना पीना सब कुछ है, और एक जो 10 लाख लोग जगह जगह पे, अपना प्रांत तो मिला नहीं, जगह जगह पे जाके बस गए। तो फैजाबाद जैसे आप आए जो अयोध्या नगरी अब है, उसमें कोई आपका लिंक था या फादर पहले से ही आ गए थे? नहीं, फैजाबाद क्या था उस समय जत्थे चलते थे एक इलाके के, भाई पन्नो अकेले उसका पूरा जत्था चलता था, 50-40 फैमिली एक साथ चलती थी। अच्छा। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अयोध्या में रिफ्यूजी कॉलोनीज बनाई थी, राइट, जो 500 रुपए पर क्वार्टर देती थी। लगभग 500 गज 50 गज का एक मकान होगा। जी जी। वो हमें पिताजी ने अलॉट किया, 3 मकान अलॉट कराए जी। उसमें आके हम रहने लगे और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि पैसे आप बाद में देना कमा के। जी। तो वो हमने पैसे भी बाद में दिए। वो एक रेल की पटरी डिब्बे की तरह 3 कमरे होते थे, उसमें हमने बचपन बिताया। बचपन क्या बिताया, हमने एजुकेशन ग्रेजुएशन भी उसी दरमियान उसी क्वार्टर में बीट के किया। जी जी। मतलब रिफ्यूजी कैंप से और ताज होटल तक का सफर अगर आपको देखे तो एक सपने से कम नहीं लगता। इसमें कोई शक नहीं।
इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज जो बचपन की आज तक पकड़ के चल रहे हैं, कि जो वैल्यूज आपने आज तक छोड़ी नहीं है, जो बचपन में सीखी वही पकड़ के चल रहे हैं? एक तो सबसे है मेहनत, और काम के प्रति लगाव। जी। जिस टारगेट को पकड़ते थे वो टारगेट पूरा करके छोड़ते थे, नहीं होता था तो अगले दिन सुबह शुरू करते थे, पूरा करके छोड़ते थे। जो सोच लिया उसे पूरा करना, ये कम वॉट में हैपन, दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन हमें काम वो पूरा करना। वो टारगेट हमारा, ईमानदारी आपने हमेशा पकड़ के ही रखी। वो तब से लेके आज तक, आज भी अगर आप कोई काम लेते हैं तो उसको पूरा नहीं होता तो नेक्स्ट डे वापस रीस्टार्ट। ये नहीं कि दिन खत्म तो अभी कल देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। उसके लिए मेरे पास एक हमेशा शुरू से एक पर्चा रहता था जिसमें मैं काम नोट करता था रात को बैठ के। अरे वो आज भी हमारा प्रैक्टिस में है। हाँ। कि भाई आज कल क्या काम करने हैं, अगले एक हफ्ते में क्या काम करने हैं। टू डू लिस्ट जो लोग आज बनाते हैं, आज आप 77 में बनाते मैं हैं। 77 में बनाता था। और एक दिन की नहीं, अगले हफ्ते की बनाते हैं। अगले हफ्ते की बनाता था और उसको टिक करते थे और कि हाँ उसको भाई टिक कौन कौन करते सा थे। हुआ, फिर वो आज भी मेरे पास है, आज भी मेरी जेब में पड़ी है। आप सुनना चाहेंगे, ये एक बहुत मजेदार बात है। ये मेरे पास आज है, वो 77 में सर ने बनाई है। तो इस टू डू लिस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है कि जो भी काम हुए वो हमने टिक किए, रिमेनिंग नई लिस्ट में उतार के लाए। दिस इज वन थिंग जो मैं कहता हूँ शायद बचपन से ये एक चीज है जो आपने आज तक छोड़ी नहीं है। वो भी लिस्ट उसी तरह से, उसी सिस्टम से आप आज भी चला रहे हैं। 77 से लेके आज 25 हो गया। और इस लिस्ट में शायद बड़े बड़े ख्वाब लिखे गए, बड़े बड़े सपने देखे गए। ताज होटल का नाम भी इसी में लिखा गया होगा, एक होटल बनेगा। ताज होटल का इसमें नहीं था, मैं आगरा आ गया था, लेकिन अयोध्या से लगाव था क्योंकि हमारा एक कांड अभी भी वहाँ है। हम भाई सब अलग हो गए थे 96 में। अच्छा। सो हम भाइयों में आपस में अभी भी प्यार है, पहले भी था, आज भी है प्यार। और हम जो है अयोध्या जाते थे, हमारे चारों भाइयों के गुरुजी थे पाठक जी। उन्होंने 2008 में मेरे को बोला, ये पूरी भाषा में गुलाबुआ, गुलाबचंद मेरा नाम है पर वो गुलाबुआ कह के कहते थे जी, कि गुलाबुआ काहे नहीं होटल बनाओ तो आगरा। अच्छा। एक टूरिस्ट प्लेस है। हमने यार गुरुजी हमने सोचा ही नहीं है जी। पर जब हम वहाँ से चले, आगरा पहुँचे, तो मेरा बेटा नंद मंगरानी के बेटे के साथ एक जमीन का टुकड़ा देख लिया था जी, पारितोष लगानी ने जी। तो उसने कहा डैडी हमें ये काम करना है जी, तो हमने इजाजत दे दी। तो इस तरह से होटल का ख्वाब हमने पूरा किया। छोटा पहले हमने सोचा छोटा होटल बनाएंगे, 50 करोड़ लागत आएगी जी, और हम उसको 30 करोड़ लोन लेंगे, 20 करोड़ अपना लगाएंगे, चलाएंगे जी। पर जब हमने होटल शुरू किया तो धीरे धीरे लगा कि भाई रेडिसन ब्रांड हमने चुना था जी, पर हमने कहा रेडिसन ब्लू बनाना है तो थोड़ा इसको बड़ा बनाना। तो पहले साल ही वो प्रोजेक्ट 100 करोड़ का हो गया उस समय जी। तो हमने उस पर हाथ लगाया, कैसे कंप्लीट हो गया मुझे मालूम नहीं, पैसा कहाँ से आया ये भी नहीं मुझे मालूम जी। और वो 2011 में 8 में हमने काम किया, 2000 जनवरी 11 में शुरू हो गया। शायद पाठक जी की दुआएं होंगी आपके साथ, जो इसमें कोई शक नहीं। यहाँ तो हम गुरु जी का आश्रम, गुरु जी का मसला मानते हैं। यहाँ तो हमें चमत्कार लगा कि जिस बिजनेस को हमने सोचा नहीं था वो कैसे बन गया, एक चमत्कार। शायद कुदरत ने आपके लिए सोच के रखा हुआ था, गुरुजी ने आपको निर्देश दिया और आपने उसका एग्जीक्यूशन कर दिया। इनफैक्ट यही है। बिल्कुल ठीक बात। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लाइफ में क्या लिखा हुआ है। हम सोच रहे होते हैं ये करेंगे, जाना था टोक्यो, पहुंच के हम लंदन, ये पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। ये होटल बिजनेस तो हमारे गुरु पाठक जी की कृपा से बना जी। और वो आज भी मुझे एक चमत्कार नजर आता है जी। सर, डिसिप्लिन्ड लाइफ में आपको क्या लगता है, जितनी हमारी हैबिट्स हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें डिसिप्लिन का क्या रोल है? डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है जी। आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते जी। डिसिप्लिन लाइफ का पहला अध्याय है जी। कोई भी काम शुरू करें, डिसिप्लिन, समय से उठना जी, इसके अलावा समय पे काम करना, समय से पहुंचना जी, और समय से घर जाना, फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना जी, ये सब डिसिप्लिन से आएगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो हर जगह कुछ तितर बितर पाएंगे। वैसे हिंदुस्तानी ना लेट आने के लिए फेमस है, हर बार वही पंचर, वही ट्रैफिक, वही बीमारी का बहाना, चाहे वो स्टाफ, चाहे कोई मीटिंग, कोई टाइम पे। हिंदुस्तान में टाइम की वैल्यू ही नहीं, ना ट्रेन से लेके इंसान तक कोई टाइम पे नहीं। क्या आप हमेशा अपनी लाइफ पे हर जगह टाइम पे पहुंचे, जो टाइम दिया?
95%, बहुत बढ़िया, 96%। दिस इज अचीवमेंट। मतलब कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें नजर नहीं आ रही होती हैं, पर एक इंसान डेडिकेटली फॉलो करता है एंड उसको रिजल्ट मिलते ही। दिस इज कमेंडेड। मतलब डिसिप्लिन इज हर चीज को टाइम पे करना। सर, जब हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो उसकी वैल्यूज आती हैं। वैल्यूज एक ऐसा एसेट है जो बैलेंस शीट में छुपा होता है, जो आपका सीए नहीं पढ़ पाता, पर फाउंडर्स और प्रमोटर्स ने डाली होती है। तो लधानी ग्रुप की कुछ ऐसी वैल्यूज बताएं जो अनसीन है पर एग्जिस्ट करती हैं। हम जिस भी संस्था के साथ जुड़े होते हैं, कोको कोला कंपनी के साथ हैं, तो पूरी वैल्यूज के साथ हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे जो अपेक्षाएं हैं उनसे हम ज़्यादा उनको देते हैं एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। राइट। हमारा जो देखेंगे वो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है। वाह। इसी तरह ताज होटल में हम जब जुड़े हैं जी। तो ताज की जो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी है, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते जी। और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जी, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि अंडर कमिटमेंट बट ओवर डिलीवरी। हाँ। जो भी क्वालिटी है आपकी वर्ल्ड बेस्ट होनी चाहिए। चाहे कोक भर रहे हैं आप, चाहे ताज होटल दे रहे हैं आप, हर चीज क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, जो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो। जैसे टीम वर्क आपके यहाँ बहुत स्ट्रांग रहता है, या पुराने एम्प्लॉइज रिटेंशन है, जो पुराने आपके बंदे हैं जो हमें हमेशा बताते हैं कि पुराने को आप अच्छे से रखते हैं, तो उसमें क्या ख्याल है आपका? पुराने जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार रहता है आपका? सच कहें तो बगैर टीम के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसमें आप ले लो, एक टीम है हमारे परिवार की, बच्चों की। जी। बच्चों के साथ टीम मिलाते हैं, उनकी व्यूज लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। जी। उसके बाद हमारा आता है स्टाफ। जी। उसमें जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मिलके जी। एक ग्रुप बनाते हैं, जी। तभी हम किसी काम को लेके आगे बढ़ते हैं। ताकि हमारे जो पैरामीटर्स हैं, अगर हमने 10 चुने हैं, जी। अगर उसमें 8 में सफलता मिलती है, उसमें हम गो अहेड करते हैं। राइट। तो ये जो है हम पहले एनालिसिस करते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोर वैल्यू जो आपकी हुई वो एक तो हुई क्वालिटी पे ध्यान देना, उसके बाद टीम वर्क करना और पुराने लोगों का रिटेंशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। सर, हमेशा बोला जाता है फेलियर्स जो होते हैं वो एक इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं। फेलियर्स के डर से आदमी को काम करना चाहिए, नई चीज ट्राई करनी चाहिए, या काम नई चीज ट्राई करनी ही नहीं चाहिए? आपकी जिंदगी में ऐसा फेलियर रहा है जिसने आपको बहुत नई स्ट्रेंथ दी हो? फेलियर रहा है, और फेलियर आना हर आदमी के जीवन में जरूरी है। अच्छा। हम कोको कोला में आगे बढ़ रहे थे तो हमें ये लगा कि हम स्कीम बहुत चलाते थे। जी। उसमें कंपटीशन होता था पेप्सी के साथ, तो स्कीम चलाते थे। जी। एक क्रेट के साथ, ये एक बोतल के साथ 2 रुपए की हल्दीराम भुजिया, नमकीन पूरी। जी। इस तरह हमने सोचा कि हम साल में करोड़ों रुपए की नमकीन खरीदते हैं, जी। तो क्यों ना हम अपना प्लांट लगाएं, नमकीन का प्लांट। नमकीन का प्लांट। हमने 2004-05 के दरमियान टिंगल नाम से नमकीन का प्लांट लगाया। जी। और हम उसमें बहुत सफलता के साथ आगे बढ़े। जी। और हमारी पर डे की सेल उस समय लगभग 2 करोड़ रुपए महीने की हुई थी। जी। पर हम यहाँ पर एक चीज संभाल नहीं पाए, चूंकि नया बिजनेस था। इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी जल्दी होती है। जी। शेल्फ लाइफ कम है। शेल्फ लाइफ कम है। हमने दिवाली में करीब 2 लाख पैकेट बनाए थे, गिफ्ट पैक। जी। और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को उतनी मदद नहीं मिली, या किसी तरह वो माल बेच नहीं पाए। जी। और वो सारा माल हमें वापस करने लगे। जी। और उसके बाद उस नमकीन में हमें थोड़ा नुकसान हुआ, जी। और हमें वो 2-3 साल में वो नमकीन का प्लांट बंद करना। अच्छा, मतलब आपने कोई नया वेंचर लगाया, उसको पूरा शट डाउन उसको पूरा शट डाउन किया। जी। और देखा कि ये बड़ा टफ बिजनेस है। जी। इसमें शेल्फ लाइफ उधारी बहुत जाती है, जी। जो कि हमारे बाकी कोको कोला के बिजनेस में नहीं नहीं। है। नाम मात्र की उधारी है, जो कि जी। अगले दिन वापस आती है, राइट। क्योंकि वहाँ रेपुटेशन है, रिपीटेशन फास्ट है। फास्ट है। यहाँ पर रेपुटेशन नहीं थी। हम नहीं पहुंचे तो हल्दीराम पहुंचा, हल्दीराम नहीं जी, पहुंचा जी, तो कोई दूसरा ब्रांड पहुंचा। जी। इस तरह से ये हमारा फेल्योर था, और इसकी वजह से अब फिर हमने जो है दोबारा से ये एनालिसिस शुरू किया। ठीक है। इसी के बाद इसी फेल्योर होने की वजह से जी। हमने कोई भी नई इंडस्ट्री लगाई। हाँ। उसके बाद पहले पैरामीटर्स तय करते थे राइट। कि हमारे ये बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, इसके 10 पैरामीटर्स बनाओ। जी। कौन से इसके फेवर में हैं, कौन से इसके उसमें नहीं है। जी। तो हम उसके हिसाब से टीम के साथ, ये भी नहीं कि हमारा अकेले निर्णय होता था। जी। जी। उसमें
उसमें बच्चे भी साथ होते थे, हमारे कोको कोला के जो फाइनेंस हेड हैं, जो और भी एक दो लोग हैं, वो साथ होते थे। हम एनालिसिस करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। मतलब आपको एक फेलियर से स्ट्रेंथ मिली कि बिना पैरामीटर डिसाइड किए, बिना मार्केट एनालिसिस किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये एक फेलियर का आपका बेनिफिट रहा, आपको एक स्ट्रेंथ मिली कि हर फेलियर को भी आपने देखा भाई इसमें ये मुझे प्रॉब्लम थी, मैं आगे उसको रिपीट ना करूं। दैट वाज वन वेरी गुड थिंग, राइट। सर, रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें अभी आपने रिसेंटली एंटर किया है, उसमें एंटर करने के लिए क्या विजन है? क्या आप एक क्लीन इंडिया देना चाहते हैं या उसमें मार्जिन नोट ज्यादा है? उसमें आपका क्या विजन है उसको लगाने के पीछे? यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि ये हम इसमें जो गए विंड पावर में, इसमें आम के आम गुठलियों के दाम वाला मतलब नोट तो देखिए उसमें। हाँ, उसमें ये था, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी जी। आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपका 100% सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, ओके। तो और इस इंडस्ट्री में हमें एक तो सब्सिडी मिली जी, हमने अगर जितना पैसा लगाया वो वापस मिला जी, प्लस उसके अलावा हमें उसमें कमाई भी मिली जी, जो कि ऑलमोस्ट 15-16% थी जी। सो इस वजह से हम उसमें चले गए और वो आज तक चल रहा है विंड एनर्जी के। हमने करीब 7-8 मेगावाट के प्लांट। आगे भी एक्सपेंशन का प्लान है सर उसका कुछ? आगे हमारा इसमें एक्सपेंशन का प्लान नहीं है। ठीक है। जैसे बॉटलिंग में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको आपने एक स्टेटस छोड़ा हुआ है। हाँ, जहाँ पे उतना ही करना हाँ, चाहिए। ठीक है सर, आज की तारीख में हम देखते हैं एक वर्ड होता है स्ट्रेस। हर एंटरप्रेन्योर, हर प्रोफेशनल, हर बच्चा क्या है भाई, स्ट्रेस हो रहा है। तो सर, स्ट्रेस कभी आपको भी हुआ और हुआ तो हैंडल कैसे करते हैं आप उसको? सर पूछें तो आज की लाइफ में स्ट्रेस तो हर जगह है जी, लेकिन स्ट्रेस अगर आता है, आप सबसे इसमें आपको मदद करेगी आपकी धर्मपत्नी। क्या बात, बिल्कुल समझे ना। स्ट्रेस आता है तो हम शेयर करते हैं जी, अपने वाइफ से जी, कौशल्या देवी से जी, उसके बाद बच्चों से जी, सेकंड हमारे घर के वही हैं जी, अगर कुछ ऐसी बात है जी, हल्का स्ट्रेस है तो बच्चों के साथ जी। से, अगर मेजर स्ट्रेस है तो वाइफ के साथ मिलके संयम से, हड़बड़ी में नहीं जी, संयम से और ऊपर भगवान का नाम लेके जी, उसको पार कर लेते। मतलब जो आपकी बैकबोन है, हम कह सकते हैं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल देवी भी हैं, उनकी वजह से ही है जहाँ पे आज आप। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर स्ट्रेस का हल है तो धर्मपत्नी। वैसे नॉर्मल आज की तारीख में लोग जोक्स बनाते हैं कैसे पत्नी से दूर रहा जाए, और आप कहते हैं स्ट्रेस में पास जाया जाए। इसमें ये दिस इज अ लर्निंग, मतलब हम खाली किताबों में बोला जाता है, बट शायद हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी धर्मपत्नी में बहुत बड़ा योगदान होता है। सेकंड, बच्चे, मतलब स्ट्रेस आपने ये बताया कि शेयर करने से कम होता है। मैं इसको आसान भाषा में बोलूं, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आई है, आप शेयर करते हैं विद योर फैमिली, जिससे वो दूर होती है। कभी कभी अच्छे दोस्त से भी स्ट्रेस शेयर करो, वहां से भी हल निकलता है। मतलब शेयरिंग से स्ट्रेस का अच्छा रिलेशन है। हाँ। आप ये मतलब हमें ये नोट करने वाली बात है। आप ना हर स्ट्रेस चाहे दोस्त से, चाहे बच्चों से या पत्नी शेयर करते हैं तो उससे लाइटनेस फील होती है, हो सकता है कोई सोल्यूशन भी निकल आता। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए शेयर करें जितना हो सके अपने नियर एंड डियर से, ताकि उससे आप पार पा सकें। राइट सर, जैसे आप फैमिली की इतनी बात कर रहे हैं, जहाँ 3 जनरेशन हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उसका एक मूल मंत्र बताइए जिससे फैमिली जुड़ी रहे। जैसे जो थर्ड जनरेशन आपसे बात कर सके, सेकंड जनरेशन आपसे बात कर सके और आप उसको समझ सके। एक साथ की मंत्र कोई बताइए। सबसे बड़ा की मंत्र है फ्लेक्सिबल। आप जो है बच्चों के साथ भी फ्लेक्सिबल रहें, पोते पोतियों के पास फ्लेक्सिबल रहें जी। उनकी जो भी अच्छी चीजें हैं उन पर आप गो हेड करें। राइट। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप जिद करेंगे जी, या अपनी पुरानी बातों को लेके चलेंगे जी, तो शायद सफलता न मिले। जी, यही हमारा आज की थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के साथ फ्लेक्सिबल रहना ही की मंत्र है। आपकी उम्र के लोग वैसे फ्लेक्सिबिलिटी बिलीव नहीं करते, पुराने लोग तो डंडे वाले होते थे, पर आप जो कह रहे हैं शायद यही एक रीजन है जो आपके सेकंड और थर्ड आपके साथ में मिलके काम कर रहे हैं। So flexibility is the key to everything. If you want to be with your parents, if you want to be with your children, आपको सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन मिला के चलना है तो बी फ्लेक्सिबल। जो बताते हैं, जो जैसा कहता है एक बार सुने, फ्लेक्सिबली उसको मौका दें अपनी बात कहने का, जो अच्छी लगे उसे रख लें, बाकी अपना एक्सपीरियंस देके छोड़ दें। तो सर, ये फ्लेक्सिबिलिटी आप हमेशा सबके साथ रखते हैं, स्टाफ के साथ भी, या केवल फैमिली में ही है? ही नहीं, हर जगह रखते, हर जगह रखते, हर जगह। क्योंकि देखिए ना, अगर अच्छे स्टाफ हैं उनके साथ भी अगर हम जिद करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो भी हमारे लिए खराब नहीं होगा, खराब होगा। बिल्कुल। सो बेटर है
अगर अच्छा स्टाफ आपको कोई सलाह देता है उसकी हम मानें जी। और ये हमारी सफलता का राज है। बिल्कुल। आज हमें अगर प्लांट लगाने हैं तो मैं प्लांट हेड के पास जाता हूँ जी। उनसे पूछा कौन सी मशीनें अच्छी हैं जी। फाइनेंस का काम है मैं फाइनेंस हेड के पास जाता हूँ जी। ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जी। इसमें इतना पैसा लगेगा कहाँ से लाओगे जी। जी। तो वो वहाँ सेल्स वाले से इतना हमें सेल करना है कहाँ सेल करोगे कैसे सेल पाएगा उसकी हमें प्लानिंग जी। तो ये हमारे जो प्लान के 3 मूल्य हैं जी। सेल्स प्रोडक्शन और और फाइनेंस जी। और इन तीनों को इसी वजह से 3 ही चीज चाहिए। 3 ही चीज चाहिए जी। और उन तीनों से हम कोऑर्डिनेशन करते हैं जी। जिसमें अच्छे लोग हैं उनकी सलाह मानते हैं हम उनको सुनते हैं फिर दोनों सब एक टीम वर्क के साथ जी। जी। प्लांट लगाना है प्लांट हेड के साथ जी। फाइनेंस पैसा लाना है तो फाइनेंस हेड के जी। साथ जी। सेल्स करनी है सेल्स हेड के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन लेना सबका जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके ओपिनियन लेने अपने पास साथ में रखने और उनका एक अमलगमेशन बना के फाइनल डिसीजन लेना जो बेस्ट होगा बिकॉज सब एक्सपर्ट की राय ली खाली एक राय पे काम नहीं चल रहा दिस इज कॉल्ड टीम वर्क जो आपने बखूबी इतने सालों से 70 से आप करे आ रहे हैं शायद हमारे पुराने लोग थोड़े रिजिड ज्यादा थे चाहे एडमेंट ज्यादा थे जो फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड आता है अडेप्टेबिलिटी जो जितना फ्लेक्सिबल होता है वो अडेप्टेबल होता है जैसा देश वैसा भेष कि अगर साहब अगर सी बीच पे जाएंगे तो बिकिनी पहनेंगे मंदिर में जाएंगे तो हम धोती भी पहन लेंगे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी में है तो अडेप्टेबिलिटी जरूर पड़ती है बहुत सुंदर बात है सर आपने अभी बोला कि हमने होटल बनाया तो इतना लोन लिया वो चीज दी तो इतना लोन लिया तो इसे बोलते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं आपकी ये जो आप रिस्क ले रहे हैं कहीं उल्टा पड़ गया तो रिवॉर्ड की जगह जो 24-26 बनने चले थे तो 0 हो जाएंगे इसको कैसे मैनेज करते हैं पहले तो हम बताएं नो रिस्क नो गेन पुरानी कहावत है बिल्कुल है और हमने जो शुरू में जो बॉटलिंग प्लांट शुरू किया था जी उसमें भी हमने आपको बताया कि रिस्क था 1.5 करोड़ रुपए लगाना वो भी 1.5 लाख केस में वो रिस्क था लेकिन तो हमने पहले ही साल अगर वो 1.5 करोड़ लगाने के बाद वो प्लांट नहीं चलता तो आपकी कंडीशन क्या होती हमने उस समय 60% लोन उधार लिया था 60% से काम किया तो अगर वो नहीं चलता तो हम कर्ज में मर जाते राइट मतलब आपने उसे बैलेंस तो किया बट अगर बाई चांस वो रिवर्स होता तो शायद तकलीफ आती तो ये बैलेंसिंग है तो ये नेचुरली आ रही है आपके पास या कोई इसके लिए कोई सिस्टम है या कोई पैरामीटर है या नेचुरल अपने नॉलेज से या अपने गट फीलिंग से आप चेक करते हैं सो बिकॉज ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार डिसाइड करना कितना लोन लिया जाए कितना अच्छा कितना खराब नहीं ये बताएं ये पहले तो प्रोडक्ट के चुनाव के ऊपर है जी हमारा प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस था राइट हमें लग रहा था ये कोई भी चीज है प्रोडक्ट में अगर कॉन्फिडेंस है तो रिस्क लेना चाहिए राइट ये एक पते की बात है कि पहले तो आपको जो काम करना चाह रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है कोई भी चीज है आपको लगता है 100% चलेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिले तो रिस्क लेने कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये खास ध्यान रखने वाली चीज है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का मैनेजमेंट सिर्फ क्वालिटी से होता है जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और उसमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चला मैं बहुत सुनता हूँ वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड आज के तारीख में आदमी कहता है स्मार्टली काम करो बस फुल टाइम लगे नहीं रहो क्या आपने भी अपने पूरी जर्नी में वर्क स्मार्ट किया है या हार्ड भी किया है दोनों किए हमने वर्क हार्ड किया है वर्क हार्ड हमारे समय में स्मार्ट वर्क नहीं था क्या मतलब जो स्मार्ट टीवी पहले नॉर्मल टीवी था तो स्मार्ट वर्क भी नहीं था स्मार्ट हम आप हार्ड वर्क के बिलीवर हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं और टारगेट को अचीव करने के लिए नई जनरेशन को बोलेंगे आपकी वर्क हार्ड ही करे स्मार्ट की तरफ ना जाए नहीं नई जनरेशन के साथ नए वैल्यू नई चीजें आ गई हैं जी वर्क हार्ड करे स्मार्ट ऑनेस्टी के साथ करे उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है हार्ड वर्क स्मार्टली और ऑनेस्टी के साथ करें तो ये एक बात नोट करने की खाली स्मार्ट नहीं हो हार्ड भी हो साथ में ऑनेस्टी जोड़ देंगे तो डबल इम्पैक्ट होता है राइट सर मैंने एक चीज नोटिस करी है आप जिस लेवल पे हैं आपकी लो विजिबिलिटी है और इम्पैक्ट हाई है ना तो किसी इनॉग्रेशन में ना किसी स्टेज पे शेयरडाइज करते हैं ना कहीं फीता काटते हैं ना अखबार में आते हैं केवल अखबार वाला डालता है हरून लिस्ट के नंबर 7 पे पायदान पे तो आप क्या चाहकर दूर रहते हैं मीडिया से चाहकर दूर रहते हैं लाइमलाइट से आप क्या बिलीव करते हैं लो विजिबिलिटी हाई इम्पैक्ट पर या ऑटोमेटिकली सर क्या रीजन है सर नहीं एक तो ये है कि हम दिखावा नहीं चाहते हैं जी और हमारे भाई और पिताजी से हमने सीखा है दिखावा मत करो जी जो पिताजी हमें हमेशा बोलते दिखावा न करो अब चुपचाप अपना काम करते जाओ ईमानदारी के साथ और आगे
मतलब इस पे हम बिलीव लो विजिबिलिटी है पे बिलीव करते हैं आप कि डेडिकेटेडली काम करना चाहिए पर दिखावा नहीं होना चाहिए, शोशेबाजी नहीं चाहिए, जो है दुनिया खुद बोले, न्यूज आपको कुछ सामने नहीं जाना करने के लिए। आज के जमाने में सोशल मीडिया का लाइफ है, खाते टपरी पे दिखाते 5 स्टार पे है, दिखाते बैठते इकोनॉमी में, फोटो जाके बिजनेस क्लास खींचते हैं, आप रिवर्स है कि आप दिखाते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो आज की जनरेशन समझना पड़ेगा, खाली दिखावे से कुछ नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस आप लगे हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सर आगे हम बात करेंगे, आपकी 3rd जनरेशन काम में आ चुकी है, उनके साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज आज जनरेशन हर 5 साल में चेंज हो रही है। आज आप बता रहे हैं 70+ है, तो डेफिनेटली जो 3rd जनरेशन होगी वो 20s और 30s में होगी। उनको साथ में कैसे आप एक्यूमुलेट करते हैं जो वो उनकी बात भी चले और आपकी बात रह जाए? आजकल अच्छी बात ये है कि 3rd जनरेशन, वो मैंने देखा हमारी 3rd जनरेशन, हमारे हम पे जो दादा, हम दादा हुए, आज हमारे पास जो पोते हैं हमारे जी, हमारे भाइयों के पोते जी, कोई 1 30 साल का है जी, सिद्धार्थ लदानी जी, एक कोई विवेक लदानी का बेटा है वो 25-26 साल का है। इस तरह पोतियां भी हमारी आ गई हैं। मेरी खुद की पोती जैक लदानी। इनको काम में जैसे आप करते हैं तो इनके विजन और व्यू अलग होते होंगे, आपके अलग होते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं, तालमेल कैसे बिठाते हैं? उसको ऐसा है ना कि हम उनके व्यूज देखते हैं जी, जहाँ उनके व्यूज अच्छे होते हैं हम उनको गो हेड बोलते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। हम उनको बोलते हैं जहाँ अटको हमसे मदद लो, क्योंकि एक्सपीरियंस एक माने रखता है जी। हमारे पास बॉटलिंग का आज के दिन लगभग 42 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो और हम हर उतार चढ़ाव से आगे बढ़े हैं जी। और आज की जनरेशन पढ़ी लिखी बहुत है जी, और उन्होंने बहुत ही एक अच्छे मकाम पे फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों की नॉलेज ली है जी, पर एक्सपीरियंस की कमी है बिल्कुल। और हम ये चाहें, हमने अपने सिस्टम में यही किया हुआ है कि आप आगे बढ़ो जी, और एक बार सलाह जरूर लो, राइट, तब हम जो है उस काम को उनको गो हेड करते हैं और वो कर रहे हैं। आज के दिन हमारे सिस्टम में हमारे 3 ग्रैंड सन आ गए हैं। बिल्कुल, मतलब नॉलेज उनका, एक्सपीरियंस आपका, ये डेडली कॉम्बिनेशन है कि भाई एनर्जी भी उनकी है, नॉलेज भी है, लेकिन हर वक्त पे आपका साथ उनका है। आप कभी उनके वैल्यूज को साइड नहीं करते, उनका कोई व्यू आया ये नहीं अरे बेकार है ये तो नहीं हो सकता, इस तरह कभी आप नहीं सोच रखी है आपने? नहीं, हमेशा हेड गो दिया अपने एक्सपीरियंस साथ, क्योंकि चलो लेकिन हमारी बात सुन के सलाह लेके चलो। अच्छी बात यह है कि कई बार बड़े अपने आगे बच्चों को बढ़ने नहीं देना चाहते, वो कहते हैं ये तो नई चीजें नहीं चलती, पुराने ढर्रे पे चलते रहते हैं। आपने हमेशा ध्यान रखा कि जो 2nd जनरेशन बीच में आई होगी, तो 3rd की बात आप करें, 2nd जनरेशन के भी व्यूज अलग होंगे, शायद नॉलेज अलग होगी आपके से, लेकिन शायद आपका एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज हमेशा साथ साथ ही चला जो आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। वो हमें अपनी माता पिताजी से मिला है। अगर पिताजी भी हमारे समझी आते थे जी, तो पिताजी बीमार पड़े थे तो उन्होंने मेरे को बुलाया जी, बोला आप समझी आए हैं, मैं तो कुछ ले नहीं सकता, हमारे यहाँ विस्की वगैरह चलती है जी, बेटा आप इसके साथ शेयर कर जी। तो पिताजी ने हमें अपने साथ बैठा के जी, एक समझी के साथ बैठाया और ड्रिंक किया, तो वहां से ये आदत जनरेट हो गई है जी, जो आज बच्चों को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ विस्की भी पीते हैं जी। इवन हम चारों भाई जी, एक बड़ा भाई एहसन लधानी, उनसे 12 साल बड़े हैं जी, तो हम चारों भाई घूमते हैं, साथ पीते हैं, साथ उठते हैं और डिस्कस भी करते हैं, हार्ड डिस्कशन भी करते हैं जी। मन में मतभेद होते हैं पर मन भेद नहीं होते। क्या ये सफलता का मतभेद हो पर मन भेद हो। फैमिली में ये जो वैल्यू आपने बोली, हाँ, मतभेद तो होगा ही, हाँ, जब एज अलग है, जब पढ़ाई अलग है, जब एक्सपोजर अलग है, आप यहाँ देख रहे हैं कोई लंदन से पढ़ के आ रहा है, कोई यूएस से पढ़ के आ रहा है, तो मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। तो मन के जरूरी है। हमारे पिता, मैं अपने माता पिता को आशीर्वाद दूंगा कि आज हम 3rd पीढ़ी भी एक साथ हैं और एसएलएन जी को ज्वाइंट मिलके 1 लाख करोड़ की कंपनी पहुंचाने की तरह तत्पर है। तो ये सपना तो हुआ आपका 1 लाख करोड़ का, अभी भाई बच्चों का सपना है। नहीं सपना तो सर आपका ही है, बच्चे साथ में जुड़े हुए। ये बहुत अच्छी बात आज बताई है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतलब मतभेद से मतलब आपकी बात अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन मन में ये सोचना चाहिए 1 कोट की 4 जेबें हैं, हम चारों कोट बनते हैं, 1 लाख करोड़ कोट बनेगा तो चारों जेबें 1 लाख करोड़ की हो जाएंगी। सर ये वैल्यू जो है तो मैं तो घर लेके जाने वाला हूँ, बच्चों को बताने वाला हूँ कि हमेशा मतभेद हो, मनभेद ना हो। बहुत अच्छी बात है सर। अब इस मुकाम पे आ गए, कभी सोचते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे?
पॉलिटिक्स तो हम इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स आज के दिन जो है बहुत अच्छी नहीं रह गई है जी। और लिहाजा हम सिंधी समाज के साथ जुड़ के चलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत देश का भी ध्यान रखना चाहते हैं। बिल्कुल। CSR में हम कर भी रहे हैं जी। मैं जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, साथ में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ में आती है, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, तो आपकी कंपनी CSR पे क्या क्या काम करती है? CSR पे हम 4 जगह बैठे, हर जगह कुछ न कुछ करते रहते हैं जी। पर वही करते हैं जो संस्था CSR में रजिस्टर्ड हो। जी। आज के दिन हम लखनऊ में एक भव्य कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं अपने माता पिता के नाम से। ठीक है। 6000 स्क्वायर फीट का वो है जी। जो करीब करीब टोटल प्रोजेक्ट 6 करोड़ का है जी। और हम उसको 2026 में कंप्लीट कर देंगे और सिंधी समाज क्या सभी समाज सबके लिए को समर्पित करेंगे। जी। समाज के समर्पित आप एक कम्युनिटी सेंटर लखनऊ बनाना लखनऊ में चाहते हैं। हमने जमीन ले ली है, नक्शा पास हो गया है, ठीक है। 1 जनवरी से उस पर काम शुरू होना है। ठीक है। और 1 साल के अंदर उसको खत्म करके हम समाज को पूरी तरह हैंडओवर समाज को कर देंगे, कर देंगे। मेड बाय यू बट फॉर द ये माता पिता के नाम से रहेगा जी। पर कम्युनिटी सेंटर रहेगा कम्युनिटी सेंटर। इंदिरा नगर लखनऊ। जो उसके चार्जेस वगैरह रहेंगे वो क्या एट कॉस्ट रहेंगे या वो profit? एक एट कॉस्ट रहेंगे, At cost हम उसमें कोई वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे ठीक। बल्कि थोड़ा बहुत हम समाज को योगदान देंगे। सेल्फ सस्टेन एक रहेगा एक प्रोजेक्ट। राइट, वेरी नाइस। सर, हम सिंधी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं जिसकी टोटल पॉपुलेशन 0.3% टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन, और जो गवर्नमेंट फिगर अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो कोई डेटा नहीं है, अनऑफिशियली हम 7 to 8% इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बावजूद सब साथ में नहीं है, सब संग में नहीं है, साथ में कोई हम ऐसा बड़ा काम नहीं कर पा रहे जो समाज को देखे कि हम भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। सर, आप कुछ रीजन बता सकते हो सर, क्या रीजन है, उसका क्या रास्ता है? एक्चुअल सिंधी समाज हमारा बिजनेसमैन रहा है और अपना ज्यादा 99% लोग अपना जो है बिजनेस में उनको पैसा कमाते हैं तो रात देर तक काम करते हैं जी। उनको अपनी फैमिली की वैल्यूज भी नहीं मालूम है जी। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं जी। है और जो आज के जमाने में गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने पे इंसेंटिव दे रही है उनका भी ज्ञान नहीं है। राइट। आज जो है आप देखेंगे जो हमारी बाकी लोग हैं, चाहे मारवाड़ी लोग ले लें, गुजराती ले लें, गुजराती ले लें, उनका पहला टारगेट रहता है इंडस्ट्री वहां लगाते हैं जहां इंसेंटिव है। जी। आज गवर्नमेंट ने हर स्टेट में, मोदी के युग में हर स्टेट में इंसेंटिव प्रोग्राम, यूपी में आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो दिल्ली NCR में आप 100 रुपए लगाएंगे, 100 रुपए आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। जी। अगर वेस्ट यूपी में लगाते हैं 200 रुपए तो 200 रुपए आपको इंसेंटिव देगी, जी। वो 400 रुपए डबल 200%। जी। अगर आप ईस्ट यूपी में लगाते हैं और बुंदेलखंड में लगाते हैं तो आपको 300%, यानी 300 लगाएंगे तो 900 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी आपका। तो ये जो है आज के दिन इनको इंडस्ट्री लगाने से ही बिजनेस बढ़ेगा। सर, ये जो आप बता रहे हैं पूरा रीजन तो नहीं हो सकता, कुछ पॉकेट में मिलता हो ना सब्सिडी, कुछ नहीं, areas पूरे में? यूपी में मिल रहा है, ऑल स्टेट में मिल रहा है। मतलब सब्सिडी Almost किस तरह की, थोड़ा सा ये ज्यादा बता पाएं? जैसे हमने इंडस्ट्री लगाई, आज के दिन हम लगा रहे हैं बिहार में लगा रहे हैं जी। 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट, जी। तो वहां पर हमें गवर्नमेंट देगी 3600 करोड़ रुपए की सब्सिडी। सब्सिडी इन जीएसटी या जीएसटी अच्छा। जीएसटी सब्सिडी, जी सब्सिडी है। हाँ। इन कैश नहीं है, जीएसटी में आपको जीएसटी subsidy जो हम जीएसटी पे करते हैं जी। उसके बाद हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे ये पैसा हमने पे किया तो गवर्नमेंट वो पैसा हमें वापस रिटर्न देगी। रिटर्न देगी। तो एक तो हमें सिंधी समाज को बोलना पड़ेगा कि आप बिजनेसमैन को इंडस्ट्री के रूप में भी बढ़ावा दें। जिस काम में आपका इस समय बेकरी में हम आगे हैं, कुछ छोटी इंडस्ट्री में आगे आपने जो वर्क स्मार्ट नहीं, वर्क स्मार्ट ये सर, जो देखना कहाँ पे जाके सब्सिडी मिल रही है और कहाँ पे जाके उसको लेना, आप भी कर रहे हैं वर्क स्मार्ट। हाँ, ये हम भी कर रहे हैं। हाँ, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने जब से नए प्लान लगाए हैं, पहले तो नहीं होती थी जी। अभी ये कई सालों से अब हर स्टेट, मोदी के आने के बाद जी। हर स्टेट में जो है कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है जी। और सेल टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है जी। सेल टैक्स एग्जम्पशन हर स्टेट में है, ऑलमोस्ट 90%। किसी एरियाज में होगा ना, पर्टिकुलर पॉकेट्स में? सभी पूरे यूपी में है, अच्छा। पूरे बिहार में है,
इसकी नॉलेज के लिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या कुछ बता पाएंगे? बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी में आप क्लिक करो यूट्यूब पे, उस पे MSME वगैरह के पोर्टल पे चेक हाँ, करना पड़ेगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। हाँ। तो एक आप रीजन बताते हैं, बिकॉज सिंधी कम्युनिटी लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को लेट आते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते हेल्थ को भी और अपने समाज को भी और फैमिली को भी, और वर्क स्मार्ट शायद नहीं कर पाते, जो आप बताना चाहते हैं। तो उसके लिए संदेश आप क्या देंगे उसके लिए? भाई मैं संदेश यही दूंगा कि आप समय के हिसाब से इंडस्ट्री में भी जाओ जी, और उसके साथ अपनी हेल्थ को भी देखो जी। आप बिजनेस में अपनी हेल्थ भी भूल गए हो जी, अपनी हेल्थ भूल गए हो तो परिवार की हेल्थ भी भूलो, स्पेशली अपनी पत्नी का ख्याल रखो जी, बच्चों का ख्याल रखो, बैकबोन का खास ख्याल रखा हाँ बैकबोन का, पत्नी का ख्याल रखो जी। ये दो की चीज है जो हम आज मिस कर रहे हैं, 95% सिंधी मिस कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो है बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है इंडस्ट्री में जी है, और एजुकेट नहीं है कि हमें कहाँ क्या मिल रहा है जी, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो अवेयरनेस आप लोग ले आओ, और ये सब पोर्टल पे है जी, हर एक इंडस्ट्री पॉलिसी पोर्टल पे है जी। सर अब आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं इंटरव्यू के, लास्ट में आप एक ऐसा फाइनल मैसेज बताइए जो आप अपने जीवन का सार हो, जिसको पकड़ के आप हमेशा चले और उसने आपको हमेशा फायदा दिया, कहीं भी दिक्कत दी, एक ऐसा गोल्डन मैसेज जो पूरी जनता को बताना चाहेंगे, चाहे वो छोटा से बड़े से लेके, एक जो आपने बताया मन भेद हो, तो एक मैं पकड़ ही लिया है, इसके अलावा कुछ एक ऐसा मैसेज जो आपको लगता है जिसको पकड़ के आपको सिर्फ सफलता ही मिली है, कहीं कोई परेशानी नहीं आई है? पहली बात तो जो काम करें जी, वो एक उसको टारगेट बनाएं जी, और पूरी डिवोशन के साथ करें, डिवोशन के साथ करें, और उसमें कोई भी दूसरा अपॉइंटमेंट ना हो जी, अगर उसमें 12, 14, 16 घंटा लगता है जी, वो पूरे धैर्य से करें जी। और सेकंड बात है कि उसमें टीम का सहयोग है जी, चाहे वो पारिवारिक टीम हो जी, चाहे दोस्तों का हो, चाहे बिजनेस में तो हम परिवार का ले सकते हैं जी, अगर बेटे योग्य हैं तो बेटों को से बढ़ के जी। कोई अच्छा नहीं होगा जी, सेकंड आपकी अगर टीम में अच्छे लोग हैं, जी, हमारे यहाँ अच्छे हैं लोग जी, तो हमारी कंपनी में जी। उनके साथ मिल बैठ के आगे जी। बढ़ते हैं। सो ये जरूरी है कि कोई भी काम करें उसको अंजाम तक पहुंचाएं, और वो तभी हो सकता है जब उसमें डिवोशन हो और ऑनेस्टी हो। जी। आपने एक मांगा था, 4 दी थी, डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी, टीम वर्क। मतलब सर की अगर जर्नी देखी जाए तो सर ने हमेशा डेडिकेशन से काम किया, डिवोशन से काम किया, ऑनेस्टी कभी छोड़ी नहीं, टीम के साथ छोड़ा नहीं, तो ओवरऑल ग्रोथ भी हुई सबकी, सबने दिल लगा के मनाया काम किया। जहां लदानी ग्रुप है सब टीम की वजह से, फैमिली की वजह से। मैं बार बार आप अगर रियलाइज कर रहे होंगे, फैमिली का नाम सर ने बहुत ज्यादा बार लिया है, पूरी तरह फैमिली ओरिएंटेड है, पूरी तरह घर वालों के साथ रखना, घर वालों के साथ बैठना, खाना पीना एक बहाना होता है, सबसे होता है शेयर करना। ये एक बहुत अच्छी वैल्यूज है हमारे को इंडियन सोसाइटी में। शायद यूएस में, यूके में तो बच्चे 12 ईयर्स बाहर निकल जाते हैं, हम इंडिया में ही हैं जो आज तक 70 ईयर्स तक पोता भी, पोती भी, बेटा भी सब साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सर आपकी वैल्यूज सबको समझनी चाहिए और लेनी चाहिए, आगे ग्रो करना चाहिए। आज हमारे शो पे है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा 1 लाख करोड़ का एसएलएम ग्रुप बहुत जल्द बने, समाज को नई नई चीजें मिले, जैसा अभी कम्युनिटी सेंटर एक आ रहा है, हमारे आगरा में भी आए, ताज नगरी में भी एक कम्युनिटी सेंटर सिंधी के डिवोटेड बने, ताकि हम भी कह सके साहब हमारे भी ऐसे सेंटर्स हैं जो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें सबसे सेल्फ सस्टेन्ड है। थैंक यू सो मच सर, वेरी हार्टी गुड विशेस फॉर यू। थैंक यू अमित जी, बहुत अच्छा लगा, और हमने अच्छे शेयर किए वर्ड्स और बिजनेस की बातें, और मेरा सभी को शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Lights are low, the mics are glow.